Good morning to all my dear student. You are the most welcome on my online platform of students. पिछली वीडियो में जो है मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था काफ़ी अच्छे से कि कैसे केमिस्ट्री वर्ड का कैसे डेरिवेशन हुआ, कैसे केमिस्ट्री वर्ड किस वर्ड से आया, उसकी मीनिंग क्या होती है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, फिर केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है, यानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने किस प्रकार से बनाया था। और उसके बाद फिर हमने जो है कंटेंट पढ़े थे कि हमारे क्लास 10 CBSE में सिलेबस क्या है, यानी सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो इसके बारे में मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था। आज की वीडियो लेक्चर 2 है और इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं डेली लाइफ में घर में भी आप लोग देखते होंगे नमक डेली यूज करते हैं, उसका सोडियम क्लोराइड होता है, नाम आप लोग भी जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे। तो वो सोडियम क्लोराइड बना कैसे? जब सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाया गया होगा तब बना होगा। तो कोई तो प्रोसेस रही होगी, कोई तो वजह रही होगी कि सोडियम और क्लोराइड को आपस में मिला देने से नमक बन गया। क्यों नहीं हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से कोई और कंपाउंड बना दिए? कहने का मतलब कोई ना कोई प्रोसेस है, उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निक है जिसकी वजह से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी पहले सोडियम अकेले था तो वो सोडियम जाना जाता था, क्लोरीन अकेले था तो हम उसको क्लोरीन बोलते थे, लेकिन जब हम उन दोनों को मिला देते हैं, सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला देते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। यानी आपस में मिला रहे हैं और मिलाने के बाद एक अलग सब्सटेंस बना दे रहे हैं। तो इस बीच में एक से फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट होते हैं ये किसी प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग रिएक्शन के नाम जानते हैं। अब यही चीज़ें जब केमिकल के साथ होने लगती है, कंपाउंड्स के साथ होने लगती है, सब्सटेंसेस के साथ होने लगती है, तो वो चीज़ फिर क्या बन जाती है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब केमिकली रिएक्ट करना। रिएक्शन में देखिए रिएक्ट वर्ड बना हुआ। रिएक्ट मतलब क्या होता है? रिएक्ट करना, रिप्लाई देना, रिस्पॉन्स करना, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता भी दिया है कि हालांकि जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसका आपको काफ़ी अच्छे से नोट्स भी बनाते रहना है। और आप जब भी क्लास में आए, बैठने पढ़ने आए आप ऑनलाइन, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे जिससे कि आप आसानी से अपना नोट्स बना सके। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शन। जो सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी वो होगी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का मतलब रिएक्ट होना, रिस्पॉन्स करना, और रिस्पॉन्स के बाद एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, तो उसे क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि द प्रोसेस बाय विच वन आर मोर सब्सटेंसेस या केमिकल्स या कंपाउंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई सब्सटेंस, कंपाउंड या केमिकल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा हो, तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, द प्रोसेस बाय विच one or more substances या फिर केमिकल्स, सब्सटेंसेस या केमिकल्स, फिर या केमिकल्स की जगह जो है हम लोग कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, केमिकल्स या कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या कह सकते हैं कि आर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंसेस। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बोल सकते हैं, या कन्वर्टेड इनटू
converted into another new substances या कंपाउंड्स, है ना, या केमिकल्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप तीनों वर्ड्स बोले, ठीक है, तीनों में से कोई बोल सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, केमिकल्स या कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू अनदर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए डेफिनेशन और भी इसकी बनाई जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी एक ही डेफिनेशन होती है। डेफिनेशंस अपने से भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन डेफिनेशन में हमें क्या चीज़ पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में मैंने बताया कि द प्रोसेस बाय विच वन सब्सटेंस कैन कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, द फेनोमेना बाय विच वन आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अनदर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कुछ भी आप अपने डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन उसमें कहा क्या जा रहा है उस चीज़ को आपको समझना है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपस में चाहे एक सब्सटेंस हो, चाहे दो लोग हो, चाहे तीन लोग हो, वो आपस में मिल करके कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, तो ये पूरा इसमें सॉलिड है ना, और ये किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का बना हुआ है, ठीक है, तो ये किसी फॉर्म में है, और इसको मैं क्या करता हूँ, कहीं पे हाई टेम्परेचर है या कहीं पे कोई मेल्टिंग बॉयल करने वाला कोई लिक्विड है, मैं उसमें इसको डाल देता हूँ, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे गैस वगैरह होता है, गैस पे रख दूँ, तो जैसे गैस की हवा इसको लगेगा, ये गलना शुरू कर जाएगा, यानी मेल्ट करने लगेगा। मेल्ट करने का मतलब क्या है, यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी अब ये जो मार्कर था वह किसी दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, यानी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में यह मार्कर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक वगैरह देखिए आप लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगा दीजिए, जला दीजिए, तो वो एयर में बर्न करके चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके पीछे भी एक प्रोसेस है, और वही प्रोसेस जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकली रिएक्ट करना, यानी रिएक्ट के बाद एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना, केमिकल रिएक्शन है। कन्फर्म है? अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कहने का मतलब अगर ये मार्कर है, सॉलिड है, तो इसमें जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो आपस में काफ़ी टाइटली बॉन्डेड होंगे। मैंने पिछले कक्षा में जो है क्लास 9 में आप लोग को पढ़ाया था मैटर वाला, और मैटर में मैंने एक स्टेट पढ़ाया था कि मैटर के 3 स्टेट मुख्य रूप से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी 2 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो जो उसमें सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये मार्कर है तो इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी टाइटली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो उन टाइटली बॉन्डेड जो एटम्स हैं, अगर उनको हम तोड़ दें, यानी उनके बीच में जो उनको बॉन्ड बना हुआ है, यानी उनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम तोड़ दें किसी तरीके से, यानी उनको दूर दूर कर दें, छटका दें, इधर उधर कर दें, यानी उनको रीअरेंज कर दें, तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। और अगर हमने इनके बीच का फोर्स नहीं हटा सका, नहीं हमने इसके बीच में कोई डिसअरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट नहीं कर पाए, तो ये जस का तस पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो एक सब्सटेंस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसमें जो उसके एटम्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो रीअरेंज हो जाते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे जगह चले जाते हैं। ये मान लीजिए मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, या लिक्विड में हो सकता है, फिर हमको और ज़्यादा करेंगे गैस में भी चला जा सकता है। तो एक लिक्विड में जाएगा कब जाएगा, जब इसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होगा उसको हम तोड़ेंगे, यानी बॉन्डिंग तोड़ेंगे। बॉन्डिंग तोड़ने का मतलब इसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। कह सकते हैं इट मीन्स दैट it means that chemical reaction is the chemical reaction is the
रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, या सब्सटेंस की जगह आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, मैटर, ठीक ना, मैटर और सब्सटेंस, ठीक ना। इट मीन्स दैट मतलब केमिकल रिएक्शन में, इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स या पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस या मैटर, ठीक है। तो हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिया। अब मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा, यानी एक सब्सटेंस वो दूसरे सब्सटेंस में बदलेगा। तो जो जैसे मार्कर है, इसको मैं बॉयल कर दूंगा तो यह मेल्ट कर जाएगा, है ना, यानी हाई टेम्परेचर पर रख दूंगा तो ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में है तो ये क्या कहलाएगा, और जब यह बदल जाएगा दूसरे फॉर्म में चला जाएगा तब क्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अपना नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, ये दोनों लोग आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद कोई नया कंपाउंड बना दे रहे हैं सी। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो लोग आपस में मिले तो एक ही कंपाउंड बने, नहीं, दो लोग मिलेंगे, हो सकता है दो कंपाउंड C+D बना दे, ठीक है, या हो सकता है कि एक ही लोग ब्रेक करके 2 या 3 मतलब सब्सटेंस में बदल जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन के ऊपर है, जब हम कोई यहाँ पे सब्सटेंस लेंगे, कंपाउंड लेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक फॉर्म में ब्रेक हो रहा है या दो फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, या दो लोग आपस में मिलकर एक बना रहे हैं या दो बना रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, ये दोनों लोग आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये लोग नया सब्सटेंस C+D बना दे रहे हैं, ठीक है। तो C+D जो बना है ये क्या है, और A+B जो आपस में मिले हैं वो क्या है, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे। यानी जो A+B है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टेंट्स। और जो हमको इस साइड राइट साइड मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए हम इसको डिफाइन करेंगे कि रिएक्टेंट की डेफिनेशन कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे होगी, ठीक है। तो देखिए ये एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, A+B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद C+D बना रहे हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि A और B जो है इस पूरी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, है ना, होता है ना किसी चीज़ में हिस्सेदारी करना, अपना उसमें शामिल होना। तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये दोनों लोग आपस में क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद नया सब्सटेंस बना दे रहे हैं C+D। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स। यानी हम इसको अगर सीधी सीधी भाषा में बोले, दोज सब्सटेंसेज या दोज कंपाउंड्स या दोज केमिकल्स या दोज मैटर्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, या इज कॉल्ड रिएक्टेंट। दोज कंपाउंड्स या केमिकल्स या सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो डेफिनेशन अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, डेफिनेशन को आप लोग लिख चुके होंगे। जो नेक्स्ट हेडिंग है क्या रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए रिएक्टेंट्स। ठीक है, अभी मैंने बताया कि दो सब्सटेंसेस, या मैं अब एक ही चीज़ लिखूंगा कि केवल सब्सटेंस लिखूंगा, चाहे मैटर लिखूंगा, चाहे कंपाउंड लिखूंगा, चाहे केमिकल्स लिखूंगा, ठीक है। आपके दिमाग में सारी चीज़ें आनी चाहिए। दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट
which take part in a chemical reaction and form another new substance is called क्या? रिएक्टेंट। कहने का मतलब वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, यानी हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और वो क्या करेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा, यानी वह एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देगा। तो वो सब्सटेंस जो टेक पार्ट किया, जो पार्टिसिपेट किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी एग्जांपल दिया था ना कि A+B गिव्स C+D, तो इसमें A और B आपस में क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे, यानी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और पार्टिसिपेट होने के बाद, रिएक्ट करने के बाद वो C+D यानी दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर दिए थे। तो A+B जो क्या थे? हमारे रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, अभी मैं इसको आपको रिएक्शन के माध्यम से आगे बताता हूँ काफ़ी अच्छे से डिटेल थे। और अगली जो हमारी हेडिंग वो होगी प्रोडक्ट। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट्स। तो मैंने बताया कि जब आपस में रिएक्टेंट्स टेक पार्ट करेंगे, आपस में कहने का मतलब ये मत समझिएगा नहीं 2 लोग रहेंगे तभी पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है सिंगल अकेले ही जो है A से B में बदल जाए, या A जो है B+C में टूट जाए, ब्रेक कर जाए, बदल जाए। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा कंपाउंड ले रहे हैं। ठीक ना। तो प्रोडक्ट मतलब क्या है? आफ्टर केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर देते हैं तो नया सब्सटेंस जो बना देते हैं, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर या व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, देन द न्यू सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द न्यू सब्सटेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे? द न्यू सब्सटेंस which is formed during a chemical reaction is called क्या? प्रोडक्ट। मैंने बताया ना कि डेफिनेशन कुछ भी बनाई जा सकती है, कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या कही जा रही है, क्या बताई जा रही है, उस चीज़ को आप समझ लेंगे तो फिर डेफिनेशन आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब कोई अभिक्रिया होती है यानी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लेता हूँ, रिएक्शन को एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखिए मैंने कह दिया कि मैग्नीशियम को मैं एयर में बर्न कराता हूँ, यानी हमारे पास मैग्नीशियम है और उसको हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैग्नीशियम को हम लोग एयर में कांटेक्ट में लाएंगे तो एयर में, ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसमें एयर है, तो एयर में कई गैसें मतलब सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होगा वो केवल और केवल ऑक्सीजन से मतलब रखेगा, केवल उसी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी हम अगर एयर बोले तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। एयर का मतलब किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की। ठीक है, हम एयर बोले तो आपको समझ जाना है कि एयर में मतलब हम लोग ऑक्सीजन से मतलब रखेंगे, बाकी लोगों से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। ऑक्सीजन हमारा पड़ोसी है, इसी से हमारा मतलब है। ठीक है, और किसको हम मिला रहे हैं? मैग्नीशियम को। देखिए मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम प्लस एयर, एयर में किससे मतलब हमको? ऑक्सीजन से। और जब ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे तो एक नया सब्सटेंस बना देंगे और उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड थोड़ा अलग रहेगा, मैंने नज़दीक लिख दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब
अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ाया। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि दो सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे। तो यहाँ पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? मैग्नीशियम कर रहा है और एयर कर रहा है। दूसरी भाषा में कहें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और रिएक्टेंट, अब रिएक्शन जब हो गई तो रिएक्शन के बाद हमें नया सब्सटेंस मिल गया, यानी ये लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। तो जो न्यू सब्सटेंस हमको मिला इसको क्या बोलेंगे? इसको जो है हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या करेंगे? इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स जो है आप लोग अच्छे से बनाते रहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए आप लोग, और आपकी जो है समस्या को दूर कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें क्लियर करता चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे मैं एक और रिएक्शन आपको समझाता हूँ। दूसरे रिएक्शन में एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे हमने जिंक ले लिया, क्या ले लिया? जिंक। यहाँ पे हमने जिंक ले लिया और जिंक के साथ मैंने क्लोरीन को ला दिया। जिंक के साथ किसको मैंने मिलाया? क्लोरीन। तो जब जिंक और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, ठीक है, यह बन गया जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक और क्लोरीन आपस में मिल रहे हैं, यानी किसी रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे ही कोई पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम हम क्या बोल देंगे? रिएक्टेंट्स। उसका नाम क्या बोल देंगे? रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सल्फर को, किसको? सल्फर को हमने क्या किया? एयर के कांटेक्ट में लाए। अब जैसे ही हम एयर बोलेंगे तो एयर में आपको समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मैंने अभी भी बता दिया आपको कि हम जब एयर जहाँ भी बोले केमिस्ट्री में तो आप तुरंत दिमाग में ये समझिएगा कि सर ऑक्सीजन बोल रहे हैं। अभी हम केवल आपको ऑक्सीजन बोलेंगे तो आप हो सकता है किताबों में कहीं कहीं पे एयर लिखा रहता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन बताए हैं और किताब में एयर दिया है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम जो किताबें होती हैं वो एयर ही लिखती हैं, ठीक है। लेकिन एयर में हमारा जो मतलब होता है केवल और केवल ऑक्सीजन से होता है। ये सब जो मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं ना उनमें से ज़्यादातर से ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करती हैं। इसीलिए जो है हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादातर से एयर की जगह हम लोग क्या वर्ड लिखते हैं? ऑक्सीजन लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सल्फर और एयर का आपस में क्या होगा? कांटेक्ट होगा। और जब सल्फर और ऑक्सीजन यानी मिलेंगे यहाँ पे तो ये दोनों आपस में मिल करके बना देंगे सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बना देंगे? सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। यह एक क्या है? गैस है। यह एक क्या है? गैस है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप कहेंगे सर सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये आपस में पार्टिसिपेट किए हैं। और अगर ये पार्टिसिपेट किए हैं तो इनका एक नाम दिया है भैया हमने अभी क्या नाम दिया है? रिएक्टेंट्स दिया है। और जो इधर सब्सटेंस नया फॉर्म हुआ है इस सब्सटेंस को हमने क्या बोल दिया? प्रोडक्ट्स बोल दिया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और उसके कुछ हमने एग्जाम्पल देख लिए। तो यहाँ तक टॉपिक आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नई हेडिंग हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या, थोड़ा
विशेषताएं होती हैं या रिएक्शन के क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे जो है हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी वो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of a chemical reaction। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखिए द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स, the conversion of reactants into products is often accompanied by often लिखा होता है लेकिन हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, often, is often accompanied by some features which can be observed very easily is called, यही यहाँ पे फिर स्टॉप करिए। ठीक है, कह रहा है ना कि द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, किस में होंगे, किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इज ऑफन एकम्पनीड बाई सम फीचर्स विच कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली। कह रहा है कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वह कुछ फीचर्स के साथ अपना एक्सप्रेशन करता है, शो करता है। ठीक है, यानी कुछ उसके साथ घटनाएं घटित होती हैं। वह जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है तो कुछ उसमें फीचर्स होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ ये सब्सटेंस जो है ऐसे था और वो कन्वर्ट होके ऐसे आ गया। ठीक है, तो इज ऑफन एकम्पनीड बाई सम फीचर्स, कुछ फीचर्स द्वारा वो क्या होता है, एकम्पनीड होता है, यानी परिपूर्ण होता है, भरा होता है, और जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब हम जो फीचर्स देख सकते हैं, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आगे लिखिएगा, दिस ऑब्जर्वेशन is known as characteristics of a chemical reaction। अब आपको यहाँ पे मुख्य रूप से 5 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, यानी 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। The conversion of reactant into product is often accompanied by some features which can be observed very easily. This observation is known as characteristic। कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें कुछ फीचर्स दिखेंगी, कुछ हमको क्वालिटीज़ दिखेंगी कि हाँ ये इस फॉर्म में उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उस चीज़ को हम बिल्कुल आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक तरह से पहचान करना, जानना कि वह एक सब्सटेंस से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि यहाँ पे कितने प्रकार के हमको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से कितना पढ़ना है, 5 टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। उसमें सबसे पहला जो आपका होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस।
यानी जो पहला है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहने का मतलब जब कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल या कोई कंपाउंड एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसमें गैस इवोल्यूट होगी, यानी गैस निकलेगी। तो ऐसी सारी रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें गैस निकलती हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। यानी जैसे हमने अभी बताया आपको कि हम मान लीजिए मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे, तभी तो हम बताएंगे ना कि हाँ मैग्नीशियम इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया, यानी उस फीचर को हमने ऑब्जर्व कर लिया। और वही ऑब्जर्वेशन किसके अंतर्गत है? कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हमने क्या पढ़ना है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें गैस निकलेगी, और वो जो गैस निकलेगा वो वाली रिएक्शन किसके अंतर्गत आ जाएगी? इवोल्यूशन ऑफ रिएक्शन। अभी मैं आगे काफ़ी इसके बारे में एग्जांपल बताऊंगा, आप लोग को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी आपको आसानी से क्लियर होगा कि वह रिएक्शन या वह सब्सटेंस जो एक फॉर्म से यानी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होवे और उसमें गैस निकले तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। देखिए दूसरा जो आपका है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? एक तरह से सॉलिड कोई सब्सटेंस मिल जाना, थक्का मिल जाना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी जब कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होवे और अगर हमको वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो हम कह सकते हैं हाँ यह एक केमिकल रिएक्शन है, यह केमिकली जो है चेंज हुआ है, यानी पहले कुछ और था अब वो जो किसी और फॉर्म में बन गया। जैसे मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊँगा कि कई प्रकार के प्रेसिपिटेट हम लोग को इसी चैप्टर में आगे मिलेंगे कि आपस में दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराया गया है और एक सब्सटेंस दोनों आपस में मिल करके कोई नया सब्सटेंस बना दिए, प्रेसिपिटेट बना दिए, थक्का बना दिए। प्रेसिपिटेट का मतलब उस चीज़ को जब हम डिजॉल्व करें वो डिजॉल्व नहीं होगा, जस का तस पड़ा रहेगा, ठीक है। यानी अगर किसी भी रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट में कन्वर्जन करेंगे और उसमें हमको प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम कहेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है और किसके अंतर्गत है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट जो देखिए आपका है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जो तीसरा पॉइंट क्या है? चेंज इन कलर, COLOUR। कहीं कहीं पे कलर की स्पेलिंग देखिए अब COLOR भी लिखा आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सही है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज के अनुसार है, ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो हम लोग कलर को ही COLOUR पढ़ते हैं इसलिए हम उसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब जैसे कोई हमारे पास रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल गया तो पता हमको ये चला कि पहले सब्सटेंस जब रिएक्टेंट के फॉर्म में था तो वो ब्लू था और जब वो कन्वर्ट हो गया ब्लैक बन गया या रेड बन गया या वाइट बन गया। कहने का मतलब उसके कलर में क्या आ गया? चेंजिंग आ गया। तो अगर उसके कलर में चेंजिंग आ रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है और जो रिएक्टेंट था वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो अपने कलर चेंज कर दिया है। तो कलर चेंज करने का इसको हम क्या कर देंगे? चेंज इन कलर के अंतर्गत बोलेंगे कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। अभी सारी टॉपिक्स के बारे में आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, मैं यहाँ भी आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमें 5 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन कलर और चौथा लिखिएगा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब जब कोई सब्सटेंस, कहने का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो उसके टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा। जैसे आप लोग पानी देखें ना घर पे, वाटर, आप वाटर को क्या करिए? कंज्यूम कर दीजिए फ्रीज में, कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, वो क्या कर जाएगा? फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो जब वो फ्रीज कर जाएगा तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? उसके टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। यानी जब वाटर
ड्रिंकेबल फॉर्म में था, यानी उसको हम पी सकते हैं, उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, यानी थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा। लेकिन जैसे हम उसको फ्रिज में 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। तो जब फ्रीज कर जाएगा उसका टेम्परेचर पहले की तुलना में कम हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर घटने यानी डिक्रीज करने की जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो वो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और उसके बाद जो लास्ट आपका 5वां है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक। चेंज इन स्टेट मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल वाटर दे दिया ना, वाटर जब हम पी सकते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ना, और उसको जब हमने फ्रिज में रख दिया 2-3 दिन के लिए तो वो आइस बन गया, अब वो सॉलिड फॉर्म में चला गया, यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसको हम चेंज इन स्टेट कहने का मतलब एक वो केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 5 फीचर्स हैं, इन 5 फीचर्स का हम बिल्कुल आसानी से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और यानी कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें इन 5 में से किसी भी प्रकार की फीचर अगर दिख रही है तो हम कहेंगे कि वह एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ही या केमिकल रिएक्शन के कारण ही वो रिएक्टेंट किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। और इन चीज़ों को हम बिल्कुल आसानी से जज भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकलेगी उसको भी हम इवोल्यूशन सूंघ करके स्मेल करके हम जान जाएंगे कि हाँ यहाँ से कोई गैस निकल रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अगर बनाएगा तो भी हम उसको आसानी से देख लेंगे, किसी मटेरियल में वाटर में डिजॉल्व करेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो कलर जैसे आप लोग लोहा देखते हैं ना, लोहा जब आप उसको हीट करते हैं ज़्यादा देर तक तो क्या एकदम रेड हो जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही है। केमिकल रिएक्शन के कारण ही वो जो पहले ब्लैक फॉर्म में थोड़ा सा रहता है वह ब्राउन या रहता है या ब्लैक रहता है, तो वो किस में बदल जाता है, हीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है, तो यानी उसके कलर में चेंज आ जाता है, तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, मैंने अभी अभी वो बर्फ़ वाला या जल वाला एग्जाम्पल दिया, सबसे सूटेबल जो जल का यानी वाटर का एग्जाम्पल है, दोनों के लिए सूट कर रहा है। वाटर जब हम पी सकते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब उसको फ्रीज में हम रख देंगे 2-3 दिन के लिए वो जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, तो उसके टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, यानी चेंजिंग आ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और चेंज इन स्टेट, बर्फ़ और वाटर, वाटर लिक्विड फॉर्म में है लेकिन उसको हमने किस में बदल दिया, आइस में, तो कहने का मतलब वाटर रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से बदल गया प्रोडक्ट फ्रीज में, बर्फ़ में, तो बर्फ़ में बदलना यानी उसके स्टेट में कन्वर्जन। स्टेट 3 होती है ना, मैंने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो है रिएक्शन पढ़ा, रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, और फिर हमने ये भी जाना कि रिएक्शन में जो है एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी जो पार्टिकल होते हैं सब्सटेंसेस उनका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई समस्या हो जो मैंने पढ़ाया है इस चीज़ टॉपिक से रिलेटेड, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे बताइए कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, फिर से बताइए। या आप हमसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और मैंने बताया ना कि ये फ्री क्लास है अभी, और आज की ये वीडियो यहाँ तक फ्री समाप्त होती है। अब इसके बाद जो है आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैं आप लोग को ग्रुप में बता दूंगा कैसे होगा। आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मैं अगली वीडियो जो भेजूंगा, जिनका एडमिशन रहेगा उन्हीं के पास ये वीडियो पहुंच पाएगी। ये वीडियो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से खुलती है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि नहीं ये वीडियो सभी लोग देख रहे हैं। ये पब्लिकली वीडियो नहीं है, ये वही लोग केवल देख सकते हैं जो यहाँ पे एडमिशन कराएंगे, जो लोग जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फीस पेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी मतलब आप लोग सोचिए कि नहीं कि आप एडमिशन एक लोग ले लिए हैं और आप अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए कि वो भी देख ले। ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने वीडियो किसी को भेजा है, शेयर किया है, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके लिए। इसलिए आप लोग ईमानदारी से अब आज के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या मैं आपको सूचना दिया भी हूँ। इस एडमिशन के बाद फिर आप लोग मंडे, तो मुझे लगता है रक्षाबंधन है, इसलिए जो है त्यौहार के कारण बंदी रहेगी और उस दिन हो सकता है कोई क्लास ना चले। और फिर ट्यूसडे से जो है आप लोग को जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग साइंस, मैथ, इंग्लिश, क्लास 10, CBSE, ICSE तीनों चीज़ें पहले चलेंगी, ठीक है।
आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आप लोग अच्छे से घर पर रह के पढ़िए, मेहनत करिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीज़ें आप लोग ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़ते थे, नहीं पाते थे, उससे बेहतर चीज़ आप लोग ऑनलाइन में पाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी है, डेमो क्लास दोनों मैंने दे दिया, आप लोग देखिए, पढ़िए, समझ लीजिए किस तरह से बताया जा रहा है। उसके बाद आप सजेशन भी दे सकते हैं, कोई थोड़ी मोड़ी कमी रह जा रही हो तो उसको भी आप बताइए, उसको दूर किया जाएगा। मैं पढ़ाऊँगा, मेरे साथ और भी कई टीम के सदस्य हैं। राहुल सर द्वारा मैथ की भी वीडियो अभी इसके बाद आपको पढ़ाएंगे वो, तो मैथ भी आप लोग पढ़िए। उनका आज पहला लेक्चर है, तो थोड़ा सा हो सकता है जब किसी का पहला लेक्चर रहता है तो थोड़ा मोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में नर्वसनेस आ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ रहे तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, वीडियो पढ़िएगा। राहुल सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाते आएंगे। एक दो वीडियो आप लोग उनका देखेंगे ना, उसके बाद तीसरी चौथी वीडियो से वो खुद आपके सामने बिल्कुल एकदम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते नजर आएंगे, और उनके पास काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। और इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊँगा, इंग्लिश ग्रामर में पहले शुरुआत करूँगा, उसके बाद जब हम इंग्लिश ग्रामर अच्छे से अपना कमांड कर लेंगे तो फिर लिटरेचर पे चलेंगे, ठीक है। 9th का भी क्लास यहाँ पे शुरू हो चुका है, 11th का भी शुरू हो गया है, 12th का भी शुरू हो गया है। अगर आपके साथ में कोई परिचय का है, जानकारी है, तो आप उसका भी एडमिशन करा सकते हैं और उसको बता सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए जो फीस है वो 150 रुपये रखी गई है, ठीक है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है 150 रुपीज़ है, ठीक है, जो कि पुरानी ही फीस है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और 150 रुपये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 95 59 50 32 11, या फिर आप हमसे कॉल कर सकते हैं 63 92 20 55 74। इस पे भी व्हाट्सएप चलता है, लेकिन हमेशा इस पे व्हाट्सएप से बात नहीं हो पाएगी। इस पे आप हमेशा रेगुलरली व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। और अगर आपको किसी नंबर से, जैसे मान लीजिए कभी कभार ये दोनों नंबर नहीं उठा रहे, तो आप दूसरे नंबर कॉल करिए 80 90 10 32 11, इससे भी आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी हमारी संस्था के नंबर हैं, और आप लोग आसानी से घर बैठे पढ़िए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी आप हमसे तुरंत बताइए, आपकी सेवा के लिए हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे तैयार हैं। तो जहाँ तक आज हम लोग पढ़े हैं, अब उसके आगे से अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले आपको एडमिशन करा लेना है। आज संडे है, आज तो रजिस्ट्रेशन जो है शाम तक हो सकता है, मैं आप लोग को लिंक भेज दूँ, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और मंडे को जो है कोचिंग हो सकता है बंद रहे, और फिर ट्यूसडे से जो है आप लोग को फिर रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। और ध्यान रहे कि जो क्लास चलेगा वो हफ्ते में 6 दिन लगातार चलेगा, ठीक है, यानी पर डे आप लोग को क्लास मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि संडे को अक्सर में हो सकता है आपको जो चैप्टर या जो टॉपिक एक हफ्ते में पढ़ाई जाएगी, उससे रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिस शीट तैयार करूंगा, और संडे को जो है उसका मैं आप लोग को सेट हल कराऊंगा, ठीक है। और बाकी जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो मैं संडे को, आप लोग जानते हैं 7 बजे का मैंने टाइम टेबल रखा है, लाइव जूम ऐप पर मीटिंग भी है, मीटिंग में आप लोग ज्वाइन करिए, अपनी बात को रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ, and I will see you soon in the next video. तब तक के लिए बाय, थैंक यू।